तो देखिए अभी तक हमने सीडीपी के लगभग 8-10 क्लासेस अपलोड किए हैं, जिसमें हमने मेजर टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए हमने सीडीपी का कवर कर लिया है। अब आगे आने वाले 8-10 वीडियो में हम लगातार हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि 10 नंबर आपके हिंदी से आने वाले हैं, 10 सवाल पूछे जाएंगे आपको। तो बेसिक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम एग्ज़ाम के लेवल से थोड़ा ऊपर लेवल तक का हम समझेंगे, ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। शुरुआत करते हैं हिंदी में वर्णमाला से। तो पहले हम समझते हैं स्वर। स्वर होता क्या है, स्वर की डेफिनेशन समझते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय वायु को बिना किसी रुकावट अवरोध के मुंह से बाहर निकाला जाता है, मुख से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब कोई रुकावट नहीं होगा, कोई हिंड्रेंस नहीं होगा। जैसे उदाहरण है यहाँ पे अ, आ, ई। जब आप अ, आ या ई बोलेंगे तो इसमें कोई रुकावट नहीं होगा कहीं भी, वो डायरेक्ट हवा क्या है मुंह से बाहर निकल जाएगा। तो वो क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। आगे समझते हैं इसमें व्यंजन। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुख में वायु का अवरोध होता है, वायु में हिंड्रेंस पैदा होता है, एयर में हिंड्रेंस पैदा होते हैं, मुख में रुकावट फील होगा आपको हवा में। जैसे आप बोल के देखिए, अगर आप क बोलेंगे तो थोड़ा उसमें रुकावट होगा हवा में, ख बोलेंगे तो भी और ग बोलेंगे तो भी। ऐसे और बहुत सारे व्यंजन हैं। आगे डिटेल में सभी स्वर और सभी व्यंजन को समझेंगे, इनके प्रकारों को समझेंगे। स्वर के भी प्रकार हैं, व्यंजन के भी प्रकार हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे समझते हैं वर्ण। इसके परिभाषा को याद रखेंगे, परिभाषा से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो देखिए पहला परिभाषा है, व्यंजन व स्वर के संयुक्त रूप को वर्ण कहते हैं। जहाँ पे व्यंजन और स्वर मिल जाते हैं क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त रूप को मतलब जो एक साथ मिले हुए हैं। आगे समझेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ध्वनि के मूल रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि का मूल रूप क्या कहलाता है, तो वर्ण कहलाता है। जिसके और कोई खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। जिसका कोई भी खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता है, क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वर्ण का, तो इसे आप याद रखेंगे। जैसे अ, ई और क बिना स्वर वाला, च बिना स्वर वाला मतलब आधा च इत्यादि। तो आप अ का और टुकड़ा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। वर्ण को और क्या कहा जाता है, तो ध्वनि चिन्ह। ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि है उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। किसका, ध्वनि का, याद रखेंगे। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन बनता है इससे, तो आपको ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। वर्ण हमारी उच्चारित वाणी या भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लघुत्तम वाग ध्वनि को वर्ण कहते हैं, सबसे छोटी इकाई है। और लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये सभी डेफिनेशन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, इन सभी को आपको याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे समझते हैं वर्णमाला। अभी तक हमने वर्ण समझा, स्वर समझा, व्यंजन समझा, अब वर्णमाला समझते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। थोड़ा थोड़ा चेंज करके एक ही डेफिनेशन को घुमा के पूछ दिया जाते हैं, तो इसलिए हमने जो पॉसिबल डेफिनेशन है आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो इन सब को आप समझ लीजिएगा। वर्णों के उच्चारित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में पढ़ी एवं लिखी जाती है। किसमें, देवनागरी लिपि में, इसे भी आप याद रखेंगे। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण हैं, ये तो आप सबको पता ही है। आगे चलते हैं, स्वर। स्वर कितने हैं हिंदी में, तो 11 स्वर है। कौन कौन से, अ, आ, ई, उ, री, ऐ, औ, औ। ये सभी को आप याद रखेंगे। उसके अलावा अयोगवाह। अयोगवाह कौन से वर्ण है, तो अयोगवाह 2 वर्ण हैं यहाँ पे, अम और अह, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, व्यंजन। तो व्यंजन कितना है, 33 है हिंदी में। कौन कौन सा समझते हैं। ये वर्गों में बटा हुआ है, 5 वर्ग है, और 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ण में 5-5 वर्ण है, 5-5 व्यंजन है। तो ऐसे करके 5 पंजे 25 तो यहीं पे हो जाएंगे इन सब मिला के। तो इसे भी आप याद रखेंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सब में बटा हुआ है। और सभी वर्ग में 5 व्यंजन है। क वर्ग में क से चालू करके अंग तक जाएंगे, जैसे क, ख, ग, घ, अंग।
ऐसे ही च वर्ग में च से चालू करके इया तक जाएंगे। च छ ज झ इया। ट में ट ठ ड ढ ण। त में त थ द ध न। और प में प फ ब भ म। तो ये कितने हो गए? 25 वर्ण यहाँ पे हो गए, 25 व्यंजन यहाँ पे हो गए। आगे और समझते हैं कौन कौन से व्यंजन और हैं, आगे स्लाइड में देखते हैं। देखिए अंतस्थ है, अंतस्थ 4 व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, अंतस्थ वर्ण 4 है। कौन कौन से हैं? य र ल व। तो ये चारों को आप ऐसे भी याद रखेंगे कि ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ वर्ण है। कोई भी एक वर्ण यहाँ से दे देगा, कोई भी एक शब्द एक व्यंजन दे देगा आपको, शब्द नहीं है सॉरी, ये वर्ण है। कोई भी एक वर्ण यहाँ से दे देगा आपको, अगर यह दे दिया और पूछ दिया जाएगा ये किस प्रकार का व्यंजन है, तो आपको वहाँ पता होना चाहिए ये किस प्रकार का व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है। ऐसे भी सवाल बनते हैं। उसके अलावा ऊष्म व्यंजन है, कितने हैं? ये भी 4 हैं, श श श और ह। इसे भी आप याद रखेंगे कि ये ऊष्म वर्ण है, ऊष्म व्यंजन है। यहाँ भी आपको ह दे दिया जाएगा सवाल में और पूछा जाएगा किस प्रकार का वर्ण है, किस प्रकार का व्यंजन है, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये क्या है? ऊष्म वर्ण है, ऊष्म व्यंजन है। उसके अलावा संयुक्त व्यंजन है जो कि 4 हैं, छ त्र ज्ञ और श्र। इसे भी आप याद रखेंगे। इसमें और आगे समझने वाली एक बात है जिसको हम आगे स्लाइड में आपको बताएंगे। उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन 2 है, कौन कौन से हैं? ये वाला ड और ढ, इसे भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे समझते हैं स्वर वर्ण। यहाँ पे स्वर वर्ण का डेफिनेशन है बहुत सारा, इन सभी डेफिनेशन को आप अगर पढ़ लेते हैं देन स्वर वर्ण को आप इजीली समझ पाएंगे। चलिए समझते हैं बारी बारी से। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। सो सिंपल। स्वर लघुत्तम वाग ध्वनि होता है, वेरी सिंपल। स्वाश्रित वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। स्वाश्रित जो खुद पर आश्रित है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, क्या कहलाएगा? स्वर कहलाएगा। उसके बाद स्वर ध्वनि कंठ से निकलती है तथा बिना अवरोध के मुख गुहा से बाहर चली जाती है। इसको हमने अभी कुछ देर पहले समझा था। हिंदी में लेखन के आधार पर स्वर्ण वर्णों की संख्या कितना है? 13 है। लेखन के आधार पर ऐसे बोला जाए तो 11 है, लेखन के आधार पर 13 है। कौन कौन से 13 है? तो अ आ ई उ री ऐ औ अम आहा। ठीक। उसके बाद आगे समझते हैं स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर्ष निकल जाती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार स्वयं राजन्तेश्वरा अन्वग भवति व्यंजन मिति, अर्थात इस शब्द का मतलब क्या है वो समझिए। इसका मतलब क्या है यहाँ पे देखिए दिया गया है, अर्थात स्वर स्वतंत्र है और व्यंजन उन पर आधारित है। स्वर क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, लेकिन जो व्यंजन है वो स्वर के ऊपर आश्रित है, स्वर के ऊपर निर्भर है। तो ये इस शब्द का मतलब है। आगे समझेंगे कैसे। उसके बाद मर्मर स्वर का दूसरा नाम अर्ध घोष है, इसे भी आप याद रखेंगे। देखिए जो हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरी क्लास है और थ्योरी अगर आप पढ़ लेते हैं देन क्वेश्चन कैसा भी आपसे पूछा जाए आप उसको बना पाएंगे। तो थ्योरी पढ़ने का तरीका है कि आप उसको ध्यान से पढ़ें, समझें और नोट डाउन करते जाए चीज़ों को और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, देन आप उससे बनने वाले क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हालांकि ये पीडीएफ या क्लास नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप इसको पेन से लिखिए, वीडियो को रोक रोक के देखते रहिए और पेन से लिखते रहिए ताकि आप उसे ईजिली रिवीजन कर पाए, क्विक रिवीजन कर पाए और ये आपके दिमाग में बैठ पाए। आगे समझते हैं इसमें मूल स्वर और संधि स्वर। तो मूल स्वर कौन से होते हैं? वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से नहीं हुआ है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मतलब उसमें कोई दूसरा स्वर समाहित नहीं है, वो अपने आप में एक स्वर है, मूल स्वर है जिससे बाकी स्वर बनेंगे। जो बाकी स्वर से मिलकर बना है ऐसा नहीं, जिससे बनेंगे। तो देखिए ये अपने आप में स्वतंत्र है और बिना किसी के मेल से उत्पन्न हुआ स्वर कौन सा है? इसकी संख्या है 4। मूल स्वर की संख्या कितना है? 4। याद रखेंगे कौन कौन सा? छोटा वाला अ, छोटा वाला ई, छोटा वाला उ और छोटा वाला री। ये अपने आप में मूल स्वर है, ये किसी से मिलके नहीं बना है बल्कि इनसे मिलके बड़ा वाला आ बनेगा, बड़ा वाला ई बनेगा। तो आगे समझेंगे उसके बारे में, लेकिन यहाँ पे फिलहाल समझिए
ये क्या है, मूल स्वर है। आपको ऑप्शन में कोई भी एक दे देगा, अ दे देगा और पूछ देगा ये किस प्रकार का स्वर है या किस प्रकार का वर्ण है। ऑप्शन में रहेगा मूल स्वर, मूल वर्ण, तो आपको वहाँ से मूल स्वर को छांटना रहेगा। ऐसे ऑप्शन बना के दिया जाता है ना, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। अगर आप चीज़ों को बारीकी से नहीं समझेंगे तो बनाना मुश्किल हो जाएगा। और हिंदी जितना सरल है अगर आप समझ गए तो, और उतना ही कठिन हो जाता है अगर आप ना समझे तो चीज़ों को ध्यान से समझते जाइए, आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपका क्लास कंप्लीट कर दिया जाएगा आपके एग्ज़ाम से पहले, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें पता है कैसे आपका क्लास कंप्लीट करना है, तो आप बस आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। हम क्वेश्चन का सीरीज़ भी चलाएंगे, इतना सारा क्वेश्चन कराएंगे सभी टॉपिक से कि आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें उसी टॉपिक से, उसी वीडियो से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट लेंगे, उस पर काम चल रहा है। जल्द ही हम क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराएंगे आपको। आगे समझते हैं संधि स्वर। वे स्वर जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के परस्पर मेल से हुआ है, ये दो प्रकार के होते हैं। मतलब ऐसे स्वर जो दूसरे स्वर के परस्पर मेल से, उसके मिलने से जो स्वर की उत्पत्ति हुई है, क्या कहलाएगा, संधि स्वर कहलाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं आगे समझते हैं। देखिए, एक होता है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं, वे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति सवर्णों अर्थात उसी वर्ग के वर्ण के मेल से होती है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 3 है। कौन कौन से हैं, आ, ई और उ। तीनों बड़ा वाला है। देखिए, आ भी बड़ा वाला आ, बड़ा वाला ई, बड़ा वाला उ। अब ये कैसे मिलके बने, किससे मिलकर बने हैं और कैसे बने हैं, ये देखिए। आ कैसे बना है, छोटा वाला अ और छोटा वाला अ, ये दोनों के मिलने से क्या बना, बड़ा वाला आ बना। छोटा वाला ई और छोटा वाला ई, ये दोनों के मिलने से क्या बना, बड़ा वाला ई बना। और छोटा वाला उ और छोटा वाला उ, इन दोनों के मिलने से क्या बना, बड़ा वाला उ बना। तो यहाँ पे देखिए सवर्ण, ये सवर्ण का अर्थ क्या है, सवर्ण का अर्थ है ये एक ही है ना, अ एक ही जाति के हैं, इसी से मिलकर क्या बना, आ बना। सिमिलर है अपने आप में, दूसरा वर्ण नहीं है, तो यही क्या कहलाएगा, सवर्ण कहलाएगा। उसी वर्ग के वर्ण के मेल से बना है। तो ये 3 है, याद रखेंगे कौन कौन सा है, तो आ, उसके बाद बड़ा वाला ई, उसके बाद बड़ा वाला उ। इन तीनों को आप याद रखेंगे। ये क्या है, दीर्घ स्वर है। उसके बाद आगे चलते हैं, अब समझते हैं संयुक्त स्वर। देखिए, संयुक्त स्वर क्या होते हैं, कौन से संयुक्त स्वर कहलाएंगे। संयुक्त स्वर का मतलब क्या है, डेफिनेशन से समझ जाएंगे आप इजीली, ध्यान से पढ़िए इसको। वे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से हुए हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। दूसरे वर्णों के मेल से, ये शब्द को समझिए, दूसरे स्वरों के मेल से, दूसरे वर्णों के मेल से जिन स्वर का, संयुक्त स्वर का जो उत्पत्ति हुआ है, जिन स्वर का उत्पत्ति हुआ है, क्या कहलाएगा, संयुक्त स्वर कहलाएगा। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के स्वर। कैसे, इनकी संख्या कितनी है, तो 4 है इनकी संख्या। कौन कौन से है, देखिए, ऐ, ए, औ, औ। अब ये किन से मिलकर बना है, तो देखिए, ऐ किन से मिलकर बना है, अ या आ प्लस ई या बड़ा वाला ई, इनके मिलने से क्या बना है, ऐ बना है। अब ये दोनों भिन्न है, अ अलग है और ई अलग है, तो भिन्न भिन्न स्वर हुआ। इन भिन्न भिन्न स्वरों के मिलने से क्या बना, ऐ बना, तो ये क्या कहलाएगा, संयुक्त स्वर कहलाएगा। ऐसे ही ऐ बना, औ बना और औ बना। तो इन चारों को आप याद रखेंगे। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ऐ, उसके बाद ए, उसके बाद औ। ये ओ नहीं है, याद रखेंगे, ये क्या है, औ है। ये किन से मिलकर बना है, देखिए, अ और उ से मिलकर बना है। जब आप इसका सही उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, औ ही तो होगा। तो ये क्या है, औ है। उसके अलावा एक और है औ। तो ये 4 को आप याद रखेंगे, ये क्या है, संयुक्त स्वर है। उसके बाद आगे समझते हैं ह्रस्व स्वर। देखिए, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लू स्वर, ये तीनों टाइप से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और वेरी इजी है। अगर आप इसको एक बार समझ जाएंगे, इवन जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इनको एक बार आप समझ जाएंगे, लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। आप प्री-बीएड एग्ज़ाम दिलाइए, प्री-बीएड एग्ज़ाम दिलाइए, या शिक्षक पात्रता परीक्षा दिलाइए, या शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिलाइए, इवन कोई सा भी एग्ज़ाम दिलाइए, देखिए सभी एग्ज़ाम्स में वर्णमाला से क्वेश्चन आता ही आता है।
तो चलिए इसको इसके डेफिनेशन समझते हैं, इजीली समझ जाएंगे, एकदम इजी है, बस समझने की देरी है। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं ह्रस्व स्वर का। इसे लघु स्वर भी कहते हैं। दूसरा है इनके उच्चारण में समय कम लगता है। इस बात को आप याद रखेंगे। ह्रस्व स्वर कौन सा कहलाएगा? जिसके उच्चारण में समय कम लगे। अगला है एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगेगा। एक मात्री या मूल स्वर भी कहते हैं। कितना इजी है देखिए। अब ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल देख लीजिए। छोटा स्वर अ, ई, उ और री। छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और छोटा वाला री, ये सभी क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर के एग्जाम्पल हैं। अब आप इसको इजीली समझ गए। क्यों? क्योंकि ये लघु स्वर है, छोटा स्वर, उच्चारण में कम समय लगेगा। अ बोलेंगे तो कितना टाइम लगेगा? एक मात्रा का समय लगेगा। ई, उसके बाद एक मात्रिक या मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं दीर्घ स्वर। नाम से पता चल रहा है, दीर्घ मतलब बड़ा स्वर है ना। तो इनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, 2 टाइम्स एक्स्ट्रा। कितना टाइम लगेगा? 2x टाइम, दुगुना समय लगता है। 2 मात्रा का समय लगता है। द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, बड़े स्वर भी बोलते हैं, इसी को दीर्घ स्वर बोलते हैं। और इसमें 2 मात्रा का समय लगता है और ह्रस्व स्वर के उच्चारण करने से जितना टाइम लगता है उससे डबल इसमें लगता है। तो कौन कौन से उदाहरण? बड़ा वाला आ, बड़ा वाला ई, बड़ा वाला उ, बड़ा वाला दोनों ऐ और ऐ, औ और औ। क्योंकि ये क्या है? संधि स्वर और संयुक्त स्वर है इसमें सभी में। तो देखिए आ कैसे बना है? 2 अ के मिलने से बना है, तो 2 मात्रा तो हो ही गया। ई कैसे बना है? 2 छोटा ई के मिलने से बना है, तो 2 मात्रा इसमें भी हो गया। तो यही कहा गया है ये क्या है? द्विमात्रिक स्वर है, 2 मात्रा का समय लगता है। तो ये क्या है? बड़े स्वर है। ह्रस्व से जिसमें ज़्यादा टाइम लगे, 2 गुना टाइम लगे, क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। अब आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा? पूछ दिया जाएगा कि दीर्घ स्वर को पहचानिए। 4 विकल्प रहेगा, वहाँ से आपको पहचानना है। या पूछ दिया जाएगा, आपको यहाँ से दे दिया जाएगा, ई को दे दिया और पूछेगा ये कौन सा स्वर है। ऑप्शन 4 रहेगा, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या फिर मूल स्वर। तो आपको क्या पहचानना है वहाँ पे? ये है दीर्घ स्वर। याद रखेंगे इस चीज़ को। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई परेशानी हो रहा होगा, आपको इजीली समझ में आया हो गया होगा। तो देखिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हम चलते हैं वीडियो में आगे समझते हैं प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर जाहिर सी बात है, अभी हमने ह्रस्व पढ़ा, सबसे छोटा स्वर, उससे उसका बड़ा भाई पढ़ा दीर्घ स्वर। अब ये उन दोनों का बड़ा भाई है प्लुत स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है। ह्रस्व में 1 मात्रा का समय लग रहा था, दीर्घ में 2 गुना समय लग रहा था, इसमें तिगुना समय लगेगा। 3 मात्रा का समय लगता है, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इसे भी समझना बेहद आसान है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ओम। जब आप ओम बोलते हैं तो ओम में कितना टाइम लग रहा है? ओम में कितना टाइम लग रहा है आपको? ओम में आपको लग रहा है 3 मात्रा का समय। एक्चुअल में ओम ऐसे लिखा जाता है, ये सही नहीं लिखा है, ये सही लिखा है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो ओम बोलेंगे आप तो आपको 3 मात्रा का समय लगेगा, इसीलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है और तिगुना समय इसमें लगता है। तो प्लुत स्वर के भी आप डेफिनेशन समझ गए होंगे, आई होप। आगे चलते हैं, अब समझते हैं व्यंजन वर्ण। देखिए व्यंजन वर्ण के कुछ डेफिनेशन है यहाँ पे। व्यंजन परतंत्र वर्ण है, स्वतंत्र वर्ण नहीं है। परतंत्र मतलब दूसरे पे आश्रित है, सिंपल सी बात। व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनियाँ मुख गुहा के भीतर विभिन्न स्थानों से टकराती हैं अथवा उनका स्पर्श करते हैं। स्वर में क्या होता है? अबाध, बिना टकराए, बिना किसी अवरोध के मुंह से बाहर निकल जाता है, लेकिन इसमें मुख गुहा में टकराती है, अवरोध उत्पन्न होता है ना। आगे है स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाता है। सो सिंपल। स्वर का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है ना। वो क्या है? अपने आप में स्वाश्रित वर्ण है, वो खुद पर आश्रित है। लेकिन व्यंजन क्या है? व्यंजन स्वर पर आश्रित है, स्वर की सहायता से बोला जाता है, जो क्या कहलाएगा? व्यंजन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल है क, ख, ग, घ इत्यादि, है ना। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, अ के बिना उच्चारण नहीं होगा। कैसे? जैसे आप क बोल रहे हैं, क एक्चुअल में क्या हो रहा है? अब ये क बना कैसे है?
उसको भी आगे समझेंगे हम जब वर्ण विन्यास वर्ण विच्छेद वगैरह पढ़ेंगे तो, है ना। अब आगे देखिए, किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, मतलब अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। बोल रहा है ये प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, अ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है अपने आप में, इसे भी आप नोट डाउन करके रखेंगे, याद रखेंगे। आगे समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल है व्यंजन के, जैसे ग और घ। अब इसमें अ कहाँ है, तो ग जब आप ग बोलते हैं लास्ट में आप अ भी तो बोल रहे हैं। अब ग बना कैसा है, तो देखिए ये आधा ग है बिना स्वर का, लेकिन जब इसमें आप स्वर को जोड़ दिए, स्वर को ऐड कर दिए, अ को ऐड कर दिए, तब जाके ये क्या बनेगा, ग बनेगा। तो इस तरह से ग को बनाते हैं, ग बनता है। वैसे ही घ बिना स्वर के ऐसा है, आधा घ है। जब इसके साथ स्वर को आप जोड़ देते हैं, अ को जोड़ देते हैं, तब ये पूरा घ बनेगा। तो इस तरह से इसका वर्ण विन्यास भी इस तरह से होता है। वर्णों का विन्यास ऐसे ही होता है जिसमें स्वर को अलग लिखा जाता है और व्यंजन को अलग लिख दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वर्ण विन्यास हो जाता है। व्यंजन कहने का मतलब ये है बिना स्वर के वर्ण को लिख दिया जाता है और स्वर को उससे अलग कर दिया जाता है, तो क्या कहलाता है, वर्ण विन्यास कहलाता है। और फिर इन्हीं को जोड़ना और जोड़ के ये शब्द बनाना क्या कहलाता है, वर्ण संयोग कहलाता है। और इसको तोड़ के ऐसे लिखना क्या कहलाता है, वर्ण विन्यास कहलाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, 35 है ना। परंपरागत रूप से मूल व्यंजन की संख्या 33 मानी गई है, जिसमें द्विगुण व्यंजन ड और ढ को शामिल नहीं किया गया था, किंतु वर्तमान में इन्हें मूल व्यंजन में शामिल किया गया है। इस कारण वर्तमान में कुल व्यंजन की संख्या कितनी हो गई है, 35 हो गई है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा, याद रखेंगे किसके द्वारा, तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा। कितना हो गया है संख्या व्यंजन का, 35। पहले कितना था, 33। किसको जोड़ा गया, ड और ढ, द्विगुण व्यंजन को, इसको जोड़ने के बाद ही क्या हो गया, ये 35 हो गया। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। व्यंजन को निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किया गया है। देखिए, मूल व्यंजन 33 + 2, हमने पढ़ा कि 33 पहले था, लेकिन अब 2 और जोड़ दिया गया है, तो टोटल कितना हो गया है, 35 हो गया है। यहाँ पे 33 + 2 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है, 4 है। हमने स्पर्श व्यंजन भी देख लिया है जो वर्गों में बटा है, क वर्ग है ना, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, जिसमें 5-5 वर्ण है, अभी देखे थे हमने कुछ देर पहले। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन भी हमने देख लिए जो 4 है, उष्म व्यंजन भी हमने देख लिए जो 4 है, उच्छिप्त व्यंजन भी हमने देख लिए जो 2 है। अगर आप इन सभी को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। उसके बाद संयुक्त व्यंजन है कितना, 4। आगे समझते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे, कौन सा होता है स्पर्श व्यंजन, ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, हिंदी को आप क्रम से अगर पढ़ेंगे तो चीज़ों को इजीली समझ पाएंगे। आप बिना वर्णमाला पढ़े हैं, संधि पढ़ने बैठ गए हैं, तो क्या ही समझ पाओगे। तो हिंदी पढ़ने का तरीका ये है कि सिस्टमेटिक उसको पढ़ाया जाए। इसलिए हम आपकी सुविधा अनुसार आपको जैसे समझ आए, हम पहले वर्णमाला का क्लास कराएंगे, उसके बाद संधि समास, इन सब चीज़ों पे जाएंगे धीरे धीरे। और आपके एग्ज़ाम से पहले हम सभी टॉपिक्स को कवर कर देंगे, अच्छे से आपको समझा देंगे। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, आराम से पढ़ना है और सही पढ़ना है और रिवीजन करते जाना है और अपनी तैयारी को सफलता में बदल देना है जाके एग्ज़ाम में बैठ के, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन, इनका उच्चारण क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से होता है। इस कारण इन्हें स्पर्श या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। समझ में आया क्यों बोला जाता है स्पर्शी व्यंजन, क्योंकि ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्थानों से स्पर्श होते हैं उच्चारण के समय, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त है। क्या बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन भी, क्यों, क्योंकि उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग ही वर्गों में बटा हुआ है, वर्गों में डिवाइड है। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन है। ये चीज़ को तो आप समझ गए, हमने कुछ देर पहले ही देखा था। प्रत्येक वर्ग का नामकरण पहले व्यंजन के वर्ण के अनुसार रखा गया है। जैसे क वर्ग, क वर्ग का नामकरण क्यों रखा गया है, उस वर्ग में आने वाला पहला वर्ण कौन सा है, क,
इसीलिए उसका नाम क्या है, क वर्ग। उसके आगे फिर ख आएगा, ग आएगा, घ आएगा, ऐसा फिर अंग तक है। ऐसे ही 5 वर्गों को डिवाइड किया गया है। इनकी संख्या कितना है, तो 25 है। ये तो अभी तक आपको क्लियर हो ही गया होगा। आगे समझते हैं। जैसे देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब 5 ये वर्ग हुए, 5 वर्गों में ये डिवाइडेड है। अब पाँचों वर्ग में 5-5 वर्ण आएंगे। कौन कौन सा, क वर्ग में आएगा क, ख, ग, घ, अंग, और इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। अब उच्चारण स्थान को भी इन डेप्थ हम समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, जिससे कि आप उसे कभी भी भूल नहीं पाएंगे। और उच्चारण स्थान ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल अक्सर करके पूछा जाता है। अगर वर्णमाला से कोई सवाल आता है तो वो कहाँ से आता है, अक्सर करके उच्चारण स्थान से आता है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान को आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से याद रखना है। अगला देखिए, जैसे च वर्ग, च में कौन आएगा, च, छ, ज, झ, य, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, ण, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतव्य। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ है, होंठ। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया गया है, देखिए, प्रत्येक वर्ण वर्ग का पंचम वर्ण नासिक व्यंजन कहलाता है। यथा पंचम वर्ण कौन कौन सा है, इसमें अंग है, इसमें इया है, इसमें ण है, इसमें न है, इसमें म है। तो ये पांचों वर्ण क्या कहलाता है, नासिक व्यंजन कहलाता है, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है, नासिक के व्यंजन कहलाता है, नासिक के वर्ण कहलाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे दिया गया है, देखिए, अंग, इय, ण, न, म, आदि वाला बात नहीं है, यहाँ पे ये 5 ही है। ठीक है, जैसे हम देखिए, क, च, ट, त, उसके बाद प वर्ग स्पर्श व्यंजन वर्ग है। ये पांचों वर्ग क्या है, स्पर्श व्यंजन वर्ग है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। फिर आगे समझते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, य, र, ल तथा व अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन सा, य, र, ल, व। आपसे सवाल कैसा पूछा जाएगा, आपको यह दे दिया जाएगा और ये कैसा व्यंजन है करके आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन रहेगा, वहाँ से आपको चुनना पड़ेगा, किसको, आपको चुनना पड़ेगा अंतस्थ व्यंजन को। इस बात को आप याद रखेंगे, नोट डाउन करते जाइए, चीज़ों को समझते जाइए, आसानी होगा आपके लिए एग्ज़ाम में इन सवालों को सॉल्व करना। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित हैं जो जीभ, तालु, दांत व ओंठों के परस्पर सटाने से उच्चारित होते हैं, किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। ये अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। समझ में आया, ये अंतस्थ व्यंजन क्यों कहलाते हैं, पूरा डेफिनेशन दिया गया है, इसे पढ़ के आप इजीली इसको समझ गए होंगे। पाणिनि ने य, र, ल, व को संक्षेप में क्या कहा है, यण कहा है। इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। पाणिनि ने किसको अंतस्थ व्यंजन को, अंतस्थ वर्ण को, जो कौन कौन से हैं, य, र, ल, व, इसको संक्षेप में शॉर्ट में क्या कहा है, यण कहा है। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन का क्या माजरा है समझेंगे। देखिए, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो तीनों स और ह। ये क्या है, ऊष्म व्यंजन। अगेन यहाँ से सवाल कैसे बनता है, सवाल वैसे ही बनेगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि इनमें से एक वर्ण रहेगा, कोई सा भी वर्ण, आपको चाहे ह दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि वहाँ पे ये कौन सा वर्ण है, तो वहाँ पे आपको बताने पड़ेगा कि ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म वर्ण है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सो सिंपल। जिनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म गर्म वायु से होता है, क्या कहलाता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म शब्द का मतलब ही क्या है, गर्म है। तो जिसका उच्चारण में गर्म हवा निकले, घर्षण से गर्म हवा निकले, क्या कहलाएगा, ऊष्म व्यंजन कहलाएगा, ऊष्म वर्ण कहलाएगा। और ये 4 वर्ण है, कौन कौन सा, तीनों स और ह। याद रखेंगे। आप अपने मुंह के सामने भी हाथ रखिए और श, श, श और ह ऐसे बोल के देखिए, आप महसूस करेंगे कि हल्का गरम गरम हवा आपके मुंह से निकलेगा। ठीक है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसे ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है, इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर है संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं
उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इन्हें संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। सो सिंपल भाई, ऐसा व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनेगा क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। ये तो शब्द ही बता रहा है, संयुक्त का मतलब मिला हुआ। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वह हमेशा स्वर रहित होता है। इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। मतलब क्या हुआ? संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होगा वो क्या होगा? स्वर रहित होगा, उसमें स्वर नहीं होगा। और जो दूसरा व्यंजन रहेगा वो हमेशा स्वर सहित होगा, मतलब हमेशा उसमें स्वर रहेगा। देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक अक्षरों व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 हैं। कौन कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अब इसको अक्ष नहीं पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में क्या है? क्ष। क्यों? क्योंकि ये क और श से मिलके बना है। समझेंगे, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे पार्टीशन हुआ है। तो देखिए, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? इस वर्ण के बारे में, जो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब ये किससे मिलके बना है? तो ये मिलके बना है आधा क से प्लस षटकोण के श से। तो इसके मिलने से क्या बना? ये संयुक्त व्यंजन बना। अब इसमें जो पहला व्यंजन है इसका क, इसमें स्वर है क्या? नहीं है। ये अपने आप में आधा है, आधा क है, हलंत लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसमें स्वर नहीं है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा व्यंजन आएगा वो हमेशा स्वर सहित होगा। यही हमने पढ़ा डेफिनेशन में भी। तो ये क्या है? षटकोण का स है, पूरा स है, इसमें स्वर भी है। अब अगर आप इस षटकोण के स को तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा? षटकोण के स, वो भी बिना स्वर वाला, ऐसे, प्लस लास्ट में आ जाएगा अ। तो अब ये क्या हुआ? टूट गया। मतलब इसमें क्या है? स्वर है। यही आपको मैं बताना चाह रहा था। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो देखिए, इनसे सवाल अगर पूछा जाता है तो इसका वर्ण विच्छेद करके भी पूछ दिया जाता है संयुक्त स्वर का। तो क्ष कैसे सही लिखा है करके ऐसे 4 ऑप्शन दिएगा आपको, जहाँ किसी में हलंत होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में षटकोण के समय भी हलंत होगा, किसी में नहीं होगा, है ना। और कहीं पे षटकोण के स को भी इस तरह से तोड़ के दे दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पे सही विकल्प चुनना रहेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कैसे आपसे ये पूछा जा सकता है। सो सिंपल है। आप एक बार अगर इसको समझ गए देन डेफिनेटली आप इसको बना पाएंगे। चलिए देखिए, अभी हम बात इसकी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वर्ण विच्छेद तोड़ के दिया गया है ऐसे, प्लस षटकोण ऐसे, तो ये सही है बिल्कुल। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको इसे तोड़ के दिया है ऐसे आधा का, ठीक है, प्लस षटकोण को भी आधा षटकोण कर दिया है, प्लस आपको अ दे दिया है लास्ट में, तो ये भी एकदम सही है, ये भी गलत नहीं है, याद रखेंगे। 2 टाइम्स तोड़ के दे तो ये वाला सही है ना। अगर 3 टाइम्स तोड़ के दे तो नीचे वाला भी सही ही है। इस बात को आप याद रखेंगे। कैसे टूटा, क्यों टूटा, आई होप कि अभी तक आप समझ गए होंगे। मैं इस बात को आपको समझा पाया हूँगा, ऐसा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली कुछ बातें हैं, उसको समझेंगे। क्ष का स्थान वर्णमाला में क के बाद आता है। तो क्यों आता है? क्योंकि ये क से ही मिलकर बना है, तो क के बाद ही आएगा, है ना। तो देखिए, ये जो शक्कर का श है आधा श, और री, ये मिलके क्या बना? श्री बना। उदाहरण श्रृंखला, श्रृंगार, इसमें इस वाले श्री का इस्तेमाल हुआ है। अवरोधी व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा पूरी तरह रुक जाती है उसे अवरोधी व्यंजन कहते हैं। शब्द ही बता रहा है अवरोधी, जो अवरोध उत्पन्न करे, रुकावट पैदा करे। जैसे प वर्ग, अर्थात कौन कौन से वर्ण? प, फ, ब, भ, म, ये 5 वर्ण क्या है? अवरोधी व्यंजन है। 5 व्यंजन क्या है? अवरोधी व्यंजन है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसका आप उच्चारण करेंगे तो हवा क्या है? पूरी तरह से रुक जाएगा। अब बोल के देखिए, प, फ, ब, भ, म, तो हवा क्या है? पूरा झटके के साथ रुक जाता है, अवरोध उत्पन्न होता है। आई होप कि आप इसे भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि का संबंध हवा की कमी बेसिस से है। किससे है? हवा की कमी बेसिस से। ये भी सवाल बनता है, सवाल पूछा जा चुका है। इसे भी आप पॉइंट आउट करके रखेंगे, नोट करके रखेंगे और समझ जाइए कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनि का संबंध किससे है? हवा से। अल्प मतलब कम, महा मतलब ज़्यादा। सो सिंपल।
उच्चारण में वायु प्रक्षेप या श्वास की दृष्टि से व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अल्प प्राण, दूसरा कौन सा होता है? महाप्राण। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम अल्प प्राण को समझते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी न निकले, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्न वर्ण आते हैं। कौन कौन से आते हैं अगले स्लाइड में समझेंगे। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे, अल्प प्राण का डेफिनेशन समझ गए होंगे। अल्प प्राण का डेफिनेशन क्या है? इसके उच्चारण करते समय एकदम कम या नहीं के समान हवा निकलेगा। हवा ना ही निकले या हवा निकले भी तो एकदम कम हवा निकले, वो वर्ण क्या कहलाएगा? अल्प प्राण वर्ण कहलाएगा। कौन कौन से हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, जैसे यहाँ पे आपको पांचों वर्ग में पांचों पच जो वर्ण हैं उन सभी को यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। तो प्रथम कौन सा हुआ? ये वाला प्रथम हुआ। उसके बाद तृतीय कौन सा हुआ? ये वाला तृतीय हुआ। और पंचम, ये वाला पंचम हुआ। तो ये तीनों वर्ण, मतलब ये तीनों ग्रुप के जो वर्ण हैं, मतलब यहाँ से 5, पहले से 5, दूसरे से 5 और तीसरे से 5, मतलब टोटल यहाँ से कितने वर्ण हो गए? 15 वर्ण। और ये सभी 15 वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। इसके उच्चारण में एकदम कम हवा निकलेगा या हवा नहीं निकलेगा। आप बोल के देखिए, क, च, ग, ज, अंग, इय। जब आप ऐसे बोल रहे हैं तो हवा ना के समान निकल रहा है, ना के बतौर निकल रहा है, तो ये क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ये क्या है? पहला हो गया, ये क्या हो गया? तीसरा हो गया, और ये क्या हो गया? पांचवा हो गया। आई होप आप इसे इजीली समझ गए होंगे। आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ ये PDF भी आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में। देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इन स्टडी मटेरियल्स को, इन PDF को वहाँ से डाउनलोड करके अपने रिवीजन में यूज़ में ला सकते हैं। आगे और अल्प प्राण है। कौन कौन से? तो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या? 4 वर्ण, य, र, ल, व। अब ये य, र, ल, व, ये सब अंतस्थ व्यंजन है। आप अभी तक इसको समझ गए होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो ये चारों क्या है? अल्प प्राण है। इसके उच्चारण में भी हवा एकदम कम निकलेगा। इस प्रकार अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितना है? 19 है। देखिए, 15 उस ग्रुप से निकल आए और 4 यहाँ, तो कितने हो गए? 19 हो गए। त, द, न अल्प प्राण ध्वनि है। अगर ये पूछा गया सवाल है जिसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ऐसा भी पूछा जाता है। अगर आपसे ऐसा पूछ दें कि त, द, न किस प्रकार की ध्वनि है करके, 4 ऑप्शन रहेगा, अल्प प्राण, महाप्राण या और 2 ऑप्शन कोई भी ऐड कर देगा, तो आपको वहाँ से क्या चुनना है? अल्प प्राण ध्वनि है। इस बात को आप याद रखेंगे। च क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। ये भी पूछा गया सवाल है, इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आई होप अल्प प्राण आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक हो, मतलब हवा ज़्यादा निकले, सो सिंपल, वो क्या कहलाएगा? महाप्राण कहलाएगा। शब्द ही बता रहा है महाप्राण। प्राण का संबंध, प्राण शब्द का मतलब क्या हुआ? हवा, और महा मतलब ज़्यादा। महाप्राण मतलब ज़्यादा हवा का प्रक्षेपण अधिक हो, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि निकले, महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत निम्न वर्ण आते हैं। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं अगले स्लाइड में समझते हैं। देखिए, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। कौन कौन से वर्ण? दूसरा और चौथा। भाई दूसरा और चौथा ही तो बचा था, क्योंकि पहला, तीसरा, पांचवा जो क्या है? अल्प प्राण है। तो बचा कौन सा? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा बोलने का मतलब कौन कौन सा? ये वाला और ये वाला चौथा हो गया, है ना। देख लीजिए, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और ये पांचवा हुआ। तो यहाँ पे बात किसकी चल रहा है? दूसरा और चौथा का। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे 5 है, ख, छ, ठ, उसके बाद थ, फिर फ, और यहाँ पे घ, झ, ढ, ध, भ। ये सभी क्या है? ये 10 वर्ण क्या है? महाप्राण वर्ण है। इसके उच्चारण आप जब करेंगे तो इसमें से हवा ज़्यादा निकलेगा, मुंह से हवा ज़्यादा निकलेगा, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ख और झ
और ध किस प्रकार की ध्वनि है। 4 ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे आपको कौन सा चुनना है, महाप्राण ध्वनि। याद रखेंगे, सो सिंपल है। अगर आप इसका 1-2 बार भी रिवीजन कर लेते हैं इस क्लास को देखने के बाद, देन इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। हम आपको इतना आराम से और इतना अच्छे से समझा रहे हैं, हमें विश्वास है कि आप इसको समझ पा रहे हैं। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे कोई परेशानी भी हो रहा है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक देते जाइएगा। आपको ये भी बताना है कि आपको समझ आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो कहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया, हम आपको उसको दोबारा समझाने का प्रयास भी करेंगे। आगे समझते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन भी अभी हमने पढ़ा था, 4 है, तीनों स और ह। हमने आपको कुछ देर पहले ही पढ़ाया था। तो ऊष्म व्यंजन के ये 4 वर्ण क्या है, महाप्राण वर्ण है। इस प्रकार महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 14। भाई 5-5 2 वर्ग से हमें मिला, 2 ग्रुप से मिला, तो 10 वर्ण वहाँ मिल गया। कहाँ मिल गया, 10 वर्ण हमें यहाँ मिल गया, है ना। यहाँ पे 5 और उसके बाद यहाँ पे 5, उसके बाद यहाँ पे ये 4 ऊष्म व्यंजन। तो 5 5 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। फिर उसके बाद है, देखिए उच्चारण स्थान है कंठ वर्ण, उसके बाद फिर तालव्य से उच्चारण होने वाले वर्ण यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा मूर्धन्य वर्ण जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, उसके अलावा दंत्य वर्ण, उसके अलावा ओष्ठ्य वर्ण, उसके अलावा और यहाँ पे दिया गया है देखिए कंठ तालव्य वर्ण। तो इस प्रकार से सभी जो उच्चारण स्थान है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ट्रिक के साथ आपको बताएंगे। और हो सकता है अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो वीडियो बन चुका है और अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। वीडियो में अगर हम कवर करेंगे इसी वीडियो में तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि उच्चारण स्थान और सघोष और घोष अघोष को, इन सब टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आपका वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, उच्चारण स्थान के वीडियोस देखने के लिए और इसी तरह के क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं देन डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सफलता में बदल सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।